हकीकत ठीक है, 2 मिनट वेट कर लेते हैं अपना सर्विस स्टार्ट का, फिर स्टार्ट। ठीक है, किसी भी ओके सर। फेवरेबल या अनफेवरेबल इवेंट के अगर होने से पहले अगर अपन उसकी प्लानिंग कर लेते हैं तो उसको कंटीजेंसी प्लानिंग होता है। अच्छा देखो, वापस से एक बार ये समझो स्टेप्स क्या होती है कंटीजेंसी प्लानिंग की, क्योंकि इसके बीच में अपनी क्लास हो गई थी उस टाइम पर। तो कंटीजेंसी प्लानिंग की स्टेप्स है, पहली स्टेप है अपने को पता लगाना पड़ेगा कि जो इवेंट आने वाला है, ठीक है, जो भी इवेंट अकर होने वाला है फ्यूचर में, ये डेफिनेटली प्लानिंग जो होगी वो फ्यूचर के लिए होगी, ठीक है ना। तो जो भी इवेंट अकर होने वाला है फ्यूचर में, वो बेनिफिशियल है या अनफेवरेबल है, वो बेनिफिशियल है या अनफेवरेबल है, अपने को इसका इतने को इसको समझना पड़ेगा। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जैसे कि अभी देखो, अभी तुम्हारे फ्यूचर के लिए जो जॉब्स है ना, कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब्स गई है और फ्यूचर में जॉब मिलने के चांसेस भी कम, तो तुम्हारे लिए वो अनफेवरेबल है। अब तुम्हें पता है कि अनफेवरेबल है फ्यूचर में जॉब मिलना, ठीक है, हो सकता है तुम्हारा तो भी टाइम है, तो 1-1.5 साल में वापस से नॉर्मल हालात हो जाए, ठीक है। लेकिन जैसे अभी जो बच्चा फाइनल कर रहा है या जिसने फाइनल का एग्जाम दिया है अभी दिसंबर में, वो पास हो गया, जिसने भी दिसंबर का एग्जाम दिया वो पास हो गया, अब उसको जॉब तो मिलने वाली है नहीं, तो उसके लिए क्या हो गया, उसके लिए वो हो गया अनफेवरेबल। अच्छा, उसको पता था ये, उसको ये पता था कि अनफेवरेबल इवेंट, तो सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो आने वाला इवेंट है वो बेनिफिशियल है या अनफेवरेबल है, यानी फेवरेबल है या अनफेवरेबल। अच्छा, स्पेसिफाइड ट्रिगर पॉइंट्स अचानक से कुछ भी नहीं होता है। अचानक से जैसे कि ऐसा नहीं होता है कि आज आप बात करके आए और कल ही जैसे कि ऐसा समझो कि मैं आज जाके बात करके आया हूँ इंश्योरेंस कंपनी में और कल ही मेरी डेथ हो जाए, ऐसा तो होने वाला है नहीं।
कुछ ना कुछ ट्रिगर पॉइंट्स तो होते ही हैं। अच्छा डेथ को चलो छोड़ दो एक बार के लिए, तुम बोलते हो कि बोले सर उस पे आपको कंट्रोल नहीं है, चलो डेथ को छोड़ दो। जैसे अपन फेवरेबल की बात करें, जैसे एक मैरिज फंक्शन की बात करें, तो ट्रिगर पॉइंट है, अचानक से तो होना नहीं है कि आज आप बात करके और कल ही मैरिज हो जाएगी, आज शाम को मैरिज। तो ट्रिगर पॉइंट आपके लिए हमेशा हमेशा होता है। ट्रिगर पॉइंट होने का मतलब ये है, जैसे आप गार्डन 6 महीने पहले बुक करवा देते हो, ज्वेलरी आप वेट करते हो कि जब भी ज्वेलरी सस्ती होगी आप उसके लिए वेट करोगे, कैटरर आप बुक करवाओगे 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले, ठीक है। तो इस तरह से वो ट्रिगर पॉइंट्स को आप देखते हो कि कब वो इवेंट ट्रिगर होगा, यानी कब वो इवेंट स्टार्ट होगा, तो उसके लिए ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। वो अचानक से स्टार्ट नहीं होता है या वो अचानक से अकर नहीं होता है, वो एक बार आपको आपको एक बार यानी एक बार ऐसा मान लो कि आपको बताता है, ट्रिक करता है, यानी ट्रिगर पॉइंट के बारे में बताता है। अच्छा आपने एक बार ट्रिगर पॉइंट के बारे में पता लगा लिया, अब आप ये पता लगाओगे कि उस इवेंट का आपकी ऑर्गेनाइजेशन पर कितना इंपैक्ट पड़ेगा, उस इवेंट का आपकी ऑर्गेनाइजेशन पर कितना इंपैक्ट पड़ने वाला है। जैसे कि तुम ये देखो, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन थी जो कोरोना के चक्कर में काम नहीं कर पा रही, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें टाटा महिंद्रा वगैरह भी, तो उनके लिए वो अनफेवरेबल इवेंट थे। अच्छा उनको पता था, उनको ये भी पता था कि उन अनफेवरेबल इवेंट पे, जैसे लॉकडाउन रहने वाला है, कोई कार परचेज नहीं करेगा, ठीक है, मारुति की कोई कार खरीदने नहीं आएगा, और ये लॉकडाउन ज्यादा टाइम तक भी रह सकता है, आगे भी रह सकता है, तो उनको ये पता था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसका इम्पैक्ट देखा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन पर उस इवेंट का कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, और साथ साथ में उन्होंने देखा कि आपको अगर फेवरेबल हुआ तो आपको कितना बेनिफिट हो सकता है और कितना लॉस हो सकता है अगर अनफेवरेबल हो। अब उनके लिए अनफेवरेबल था तो उनको पता था कि उन्हें लॉस होने वाला है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने जो ये बेड्स होते हैं, आईसीयू में बेड्स यूज कर रहे हैं ना, जिनके अभी काफी, क्या बोला था बेड, वेंटिलेटर्स, बिल्कुल वेंटिलेटर्स। तुम्हारी आवाज तो नहीं आ रही, लेकिन मैंने कोशिश की, तुम क्या बोलना चाह रहे हो, वेंटिलेटर्स। उन्होंने वेंटिलेटर्स बनाना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन को रिसोर्सेज को यूज करते हुए वेंटिलेटर बनाना स्टार्ट कर दिया। अच्छा उनको पता था कि कितना इंपैक्ट उनकी ऑर्गेनाइजेशन पर होने वाला है, तो उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने प्लानिंग की, उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने वेंटिलेटर्स बनाना स्टार्ट कर दिया। जैसे डव, जैसे अपना डिटॉल, जैसे अपना लाइफ बॉय, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, इनकी क्या है, एफएमसीजी प्रोडक्ट मार्केट में सेल होना बंद हो गए थे क्योंकि मार्केट बंद था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सैनिटाइजर बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। सारी ऑर्गेनाइजेशन है, किसी के भी सैनिटाइजर नहीं आते थे पहले, मैंने सैनिटाइजर देखा था तो सिर्फ इसका देखा था, अपना लाइफ बॉय। बाकी सारी ऑर्गेनाइजेशन ने सैनिटाइजर बनाना स्टार्ट कर दिया। तो इन्होंने क्या किया, उस कंटिजेंट इवेंट के इंपैक्ट को समझा और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग। अच्छा इन्होंने जो प्लानिंग की ना, वो ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए जो आपके लिए कंफर्टेबल, ताकि आपकी करंट स्ट्रेटेजी, ऐसा नहीं है कि एक बार उन्होंने वेंटिलेटर बनाना स्टार्ट कर दिया तो वो कंपनी वेंटिलेटर कंपनी बन जाए। उन्हें पता है कि उन्हें वापस से कार्ड्स बनानी, यानी उनको पुरानी स्ट्रेटेजी पर वापस से काम करना, लेकिन कुछ टाइम के लिए उन्होंने अपना प्रोजेक्ट चेंज कर लिया, कुछ टाइम के लिए उन्होंने अपना तरीका चेंज कर लिया, और साथ साथ वो इकोनॉमिकली फिजिबल भी होना चाहिए। अब वेंटिलेटर बनाने की कॉस्ट ज्यादा होती है, ठीक है। अब मिठाई की दुकान वाले थे, वो वेंटिलेटर बनाना तो स्टार्ट नहीं कर सकते थे, उन्हें पता था कि वेंटिलेटर्स की डिमांड रहेगी मार्केट में, वो बनाना स्टार्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि वो इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं था उनके, ठीक है। फिजिबल था महिंद्रा के लिए, फिजिबल था मारुति के लिए, तो इन्होंने बना बनाकर मार्केट में प्रोडक्ट सर्व की, वेंटिलेटर्स बनाकर सर्व की। फिजिबल का मीन्स, जैसे कि मेरी चांद पर जाने की इच्छा है लेकिन मैं जा नहीं सकता क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं। फिजिबिलिटी, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, ठीक है। आपको पता है कि आपको उस चीज से फायदा होगा या आपको पता है कि आपको उस चीज से नुकसान होगा, लेकिन आप वो चीज कर नहीं पा रहे क्योंकि आपके पास पैसा नहीं। इकोनॉमिकली फिजिबिलिटी, जैसे मेरे को मान लो, मेरी अपनी बच्ची को, मेरे को है ना शूटर बनाना है, ठीक है, वो गन गन शूटर बना, लेकिन मार्केट में गन्स बहुत ज्यादा महंगी है, मैं उठा नहीं सकता उसका खर्चा, तो इकोनॉमिकल फिजिबल नहीं है वो मेरे लिए, ठीक है। फिजिबिलिटी का मतलब है कि आप करना चाहते हो, नहीं आप करना चाहते हो लेकिन आपके पास पैसा नहीं है उसके लिए, या आपने कोई ऐसी स्ट्रेटेजी सोच ली जिसमें बहुत पैसा लगने वाला है और आपने उसकी सारी प्लानिंग भी कर ली,
और आपके पास एट द एंड ऑफ डे पता लगा पैसा ही नहीं, ठीक है, तो वो इकोनॉमिकली फिजिबिलिटी भी देखी जाती है कि आप उसका जो खर्चा है वो उठा सकते हो या नहीं उठा सकते। अच्छा, उसके बाद क्या है, देखो, सबसे पहले आपने इवेंट को आइडेंटिफाई किया, आपने देखा कि वो कब ट्रिगर होने वाला है, आपने ये देखा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन पर कितना इम्पैक्ट करेगा, उसके अकॉर्डिंग आपने प्लानिंग कर ली। अब जो आपने प्लानिंग की है, वो प्लानिंग भी तो आपको फायदा पहुंचाएगी, उसको बोला जाता है काउंटर इम्पैक्ट। दैट इज एस्टिमेट हाउ मच ईच कंटिजेंसी प्लान विल कैपिटलाइज, यानी अगर आपका कंटिजेंट इवेंट फेवरेबल हुआ तो आपको कितना फायदा हुआ, और आपका अगर कंटिजेंट इवेंट अनफेवरेबल हुआ तो आपको कितना कम नुकसान हुआ, ठीक है। आपने जो प्लानिंग की आपको उससे कितना ज्यादा फायदा हुआ, पहले मान लो कि मैं 100 रुपए की चीज खरीदता था, 110 रुपए में बेचता था उसको, ठीक है, तो 10 रुपए का फायदा हुआ। अब मैंने उसको प्लानिंग करके खुद ही प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया, तो वो मेरे 80 रुपए का पड़ा, और अभी भी मैं उसको 110 रुपए में बेच रहा हूँ, यानी प्लानिंग करने से मेरे को 20 रुपए ज्यादा मिले, ठीक है। और कैंसिल आउट का मतलब ये होता है कि अगर अनफेवरेबल है तो आपको नुकसान तो करके जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको अनफेवरेबल इवेंट्स बताए थे कि जैसे थंडर स्टॉर्म होता है अनफेवरेबल होता है, अर्थक्वेक होता है अनफेवरेबल होता है, ठीक है, हरिकेन्स होते हैं अनफेवरेबल होते हैं, तो ये आपका नुकसान तो करके जाएंगे, लेकिन अगर आप इनके लिए प्लानिंग कर लोगे तो नुकसान कम होगा, ठीक है। तो कैंसिल आउट का मतलब ये है कि अनफेवरेबल इवेंट की वजह से जो नुकसान होने वाला था कितना कम हुआ है। ये है स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 6 है कि कभी भी कंटिजेंट इवेंट अगर होता है ना तो हमेशा अर्ली वार्निंग सिग्नल से, जैसे ट्रिगर पॉइंट तो कब अकर हुआ, ट्रिगर पॉइंट का मतलब है कब अकर हुआ, जैसे कि मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था, जैसे वो ताउते वाला एग्जांपल, वो मान लो कि 20 मई को आया, लेकिन 20 मई को अपने को पता नहीं लगा, वो आया था 20 मई, लेकिन अपने को पता लग गया था उसका 12 मई को कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो इसको बोलते हैं अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, ठीक है। इस अर्ली वार्निंग सिग्नल को मॉनिटर करो, पहचानो और इसका फायदा उठाओ। 7th स्टेप यही बोलते हैं कि ऐसा प्लान बनाओ कि ये जो बीच पे 8 दिन है ना, तुम इन 8 दिनों में या तो अपने आप को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचा सको या अपने नुकसान को कम कर सको। ये जो लीड टाइम है, तुम्हें 8 दिन पहले पता लग गया कि थंडर स्टॉर्म आने वाला है, तो उस चीज का फायदा उठाओ, लोगों को वहां से निकालो ताकि एटलीस्ट ह्यूमन लॉस नहीं, ठीक है। तो अब एक बार इन सारी स्टेप्स को पढ़कर देख लो, फिर अपन आगे बढ़े। इन सारे स्टेप्स को पढ़ लो, एक एक करके पढ़ो, और अगर कोई प्रॉब्लम लगे तो पूछ लेते। नेहा 5th स्टेप ये बोल रही है कि जो भी इवेंट अगर होने वाला, जैसे मैंने अपने काम में इंश्योरेंस करवा रखी है 1.5 करोड़, ठीक है। डीरेल का मतलब मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, पटरी से उतर जाना, जिसकी वजह से तुम्हारी स्ट्रेटेजी डीरेल हो गई, पटरी से उतर गई, यानी तुम जो सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ। डीरेल का मतलब ये होता है। मैंने अपना इंश्योरेंस करा रखा है 1.5 करोड़, ठीक है। अगर मेरी डेथ होती है तो मेरी वाइफ को वो पैसा मिल जाए। अच्छा, मेरी डेथ हुई तो क्या ये 1.5 करोड़ रुपए पूरी भरपाई कर देंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो अगर वो पूरी भरपाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो कुछ, पूरा का पूरा तो कैंसिल आउट नहीं कर सकते वो इवेंट, लेकिन अगर आपने पहले से ही प्लानिंग कर रखी है तो वो कुछ यानी कुछ पार्ट कैंसिल आउट किया जा सकता है ताकि उनको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको बोलते हैं कि हमने पहले से ही अगर प्लानिंग कर ली तो फेवरेबल अनफेवरेबल इवेंट को आप रोक नहीं सकते कि फेवरेबल अनफेवरेबल इवेंट रुक जाए, लेकिन अगर आप पहले से प्लान कर लेते तो आपको जितना फायदा होने वाला था उससे ज्यादा फायदा होगा, और आपको जितना नुकसान होने वाला था उससे कम नुकसान होगा, क्योंकि इसको बोला जाता है काउंटर इम्पैक्ट। यानी वो इम्पैक्ट करने वाला था आप पर, मान लो वो मेरे पे इम्पैक्ट करने वाला था 2 करोड़ रुपए, ठीक है, तो मेरी फैमिली को पूरा 2 करोड़ रुपए का लॉस, लेकिन उसने इम्पैक्ट तो किया, लेकिन मेरी फैमिली को 2 करोड़ का लॉस नहीं हुआ, सिर्फ 50 लाख रुपए का लॉस। तो इस एग्जांपल से समझ,
कि कितना आपको ज्यादा फायदा पहुंचाएगा वो प्लान और कितना आपके वो कैंसिल आउट करेगा अनफेवरेबल इवेंट्स। डीरेल का मतलब समझ गए सुभाष, है ना? स्टेप नंबर 6 ये है कि कंटिजेंट इवेंट अचानक से अकर नहीं होता है, हमेशा पहले वार्निंग मिलती है, हमेशा। ठीक है, जैसे इंडिया में लॉकडाउन जो हुआ था वो अचानक से नहीं हुआ था लॉकडाउन। आपको लोगों को पता होना चाहिए, या जो भी बिजनेसमैन है उनको पता होना चाहिए ना कि चाइना में भी ऐसा वायरस आया है, चाइना भी लॉकडाउन में रहा है और इंडिया में भी लॉकडाउन रहेगा। अच्छा, किसी को ये पता नहीं था कि इंडिया में नंबर ऑफ केसेस सबसे ज्यादा होंगे, किसी को ये पता नहीं था कि इंडिया में नंबर ऑफ डेथ सबसे ज्यादा होगी। और अभी तो है ना, अपन ने बहुत सारी, यानी है ना, अपन ने जो नंबर ऑफ केसेस और डेथ का रिकॉर्ड दिया है वो अपन ने बहुत कम दिया है, अदरवाइज सबसे ज्यादा है, सबको पता था। तो इसको बोला जाता है अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। अच्छा, जैसे अभी सेकंड वेव आई तो इसमें सारी गवर्नमेंट्स फेल हुई थी क्योंकि किसी ने भी उस सिग्नल पर ध्यान नहीं दिया। इस वजह से बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा लोगों को। सेकेंड वेव जब आई, अब थर्ड वेव के लिए सब ध्यान दे रहे हैं कि थर्ड वेव कब आने वाली है। ठीक है, अच्छा, सब लोग ये बोल रहे हैं कि बच्चों पर ज्यादा इंपैक्ट करेगी, अब तुम्हें ये भी पता होगा थर्ड वेव। लेकिन किसने देखी है थर्ड वेव, किसने स्टडी की है थर्ड वेव? जब तक वो आई नहीं है तो पता कैसे लगेगा? लेकिन उन्होंने इस चीज के लिए प्लानिंग करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि कोवैक्सीन है, तुमने देखा होगा, कोवैक्सीन ने बच्चों के लिए वैक्सीन बनाना स्टार्ट कर दिया। मार्केट में है, जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन भी अवेलेबल है, इंडिया में अवेलेबल नहीं है, लेकिन कोवैक्सीन ने बच्चों की वैक्सीन बनाना स्टार्ट कर दिया। वो क्या है? वो देख रहे हैं कि जब थर्ड वेव आएगी तो उससे पहले बच्चों का वैक्सीनेशन भी हो जाना चाहिए।
तो इसको बोलते हैं कि अर्ली वार्निंग सिग्नल्स आते हैं हमेशा, तुम्हें उन अर्ली वार्निंग सिग्नल्स पर ध्यान देना, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करनी है। ज्यादातर जो कंटीजेंसी प्लानिंग की जाती है ना, वो अनफेवरेबल के लिए की जाती है, ज्यादातर जो कंटीजेंसी प्लानिंग, ठीक है। जैसे बारिश होने से पहले, अभी जैसे मॉनसून आने वाला है, तो बारिश होने से पहले है ना, जो आपका डिजास्टर डिपार्टमेंट है, वो क्या करेगा, वो बहुत सारी मिट्टी खरीद लेगा, बहुत सारी बजरी खरीद लेगा, बहुत सारी है ना रस्सियां खरीद लेगा, बहुत सारी पहले ही खरीद लेगा। फिर क्या होता है, तुमने देखा होगा, तुमने ऑब्जर्व भी किया होगा कि है ना, बारिश होती है, थोड़ी सी रोड वगैरह टूटती है, तो वहां पर जाके कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर देते हैं वो लोग, साथ के साथ, ज्यादा अगर टूट फूट हो जाती है रोड पर, ठीक है, तो वो पहले से ही तैयारी कर लेते हैं उसको। तो अभी आई नहीं है बारिश, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स है, वार्निंग सिग्नल्स आपको 4 दिन पहले मिल गया कि मॉनसून की एंट्री हो चुकी है इंडिया में, तो आप उसकी तैयारी पहले से ही शुरू कर दें। और किसी को कोई प्रॉब्लम है इन स्टेप्स में तो पूछ लो। ठीक है, अब बेनिफिट क्या होता है, फायदे क्या क्या होते हैं। सबसे पहला फायदा, आपने पहले से तैयारी कर रखी है फ्यूचर में होने वाली घटनाओं के लिए या फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स के लिए, ठीक है। तो इनको बोला जाता है प्रोएक्टिव प्लानिंग। प्लानिंग हमेशा दो तरह की होती है, एक तो होती है प्रोएक्टिव, एक होती है रिएक्टिव। फर्क समझना, प्रोएक्टिव प्लानिंग होती है जैसे तुम आज से प्लान बना लो, मेरे को पढ़ के पास होना है, मेरे को कुछ भी कर लो, मेरे को सीएमए इंटर पहली बार में क्लियर है, ये तो प्रोएक्टिव प्लानिंग बोली जाती है। तो तुम उसके अकॉर्डिंग आज से अपना शेड्यूल बनाना स्टार्ट करो। रिएक्टिव प्लानिंग क्या होती है, तुम फेल हो गए, अब तुम फेल हो गए ना, तो तुम ये सोचोगे अगली बार तो मेरे को पास होना ही होना है। अच्छा, तो जो तुम्हारी प्लानिंग आई ना, वो किसी एक्शन की वजह से आई है, कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से तुमने प्लान बनाया है, तो उसको बोलेंगे रिएक्टिव, मतलब रिएक्शन, एक्शन की वजह से तुमने रिएक्टिव प्लानिंग की। प्रोएक्टिव क्या होता है कि उस एक्शन से पहले ही तुम प्लान बना रहे हो कि तुम फेल ही नहीं हो। तुमने अगर पहले से ही प्लानिंग कर रखी है तो इसको बोलेंगे प्रोएक्टिव, और अगर कुछ इवेंट अकर होता है और फिर तुम प्लान करते हो तो उसको बोलेंगे रिएक्टिव, ठीक है। तो इट विल मेक द फ्यूचर थ्रू देयर प्रोएक्टिव प्लानिंग। अच्छा, ऐसा नहीं है कि रिएक्टिव प्लानिंग गलत होती है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, बहुत सारे इवेंट्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं चलता है, हमें नहीं पता चलता है कि क्या करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अभी तुम वैक्सीन वाला ही केस देखो, किसी को नहीं पता था कि वैक्सीन का प्रोडक्शन किस तरह से बढ़ाया जाए, ठीक है। जब ज्यादा जरूरत पड़ी तो अपने आप ही प्रोडक्शन बढ़ गया, तो इसको बोला जाता है रिएक्टिव। और ऐसा गलत नहीं है कि प्रोएक्टिव हमेशा सही होती है या रिएक्टिव हमेशा गलत होती है, रिएक्टिव भी बहुत सारे केसेस में सही होती है, लेकिन प्रोएक्टिव के पास हमेशा अपर हैंड होता है, क्योंकि आपने पहले से ही प्लानिंग कर रखी है, यानी आपने एडवांस में प्रिपरेशन कर रखी है, आप फेल होने का वेट नहीं कर रहे, आपने एडवांस में ही प्रिपरेशन कर रखी है, तो इसको बोलते हैं प्रोएक्टिव। तो फर्स्ट बेनिफिट है, इट विल मेक द फ्यूचर थ्रू देयर प्रोएक्टिव प्लानिंग। सेकंड है, इट विल इंट्रोड्यूस ओरिजिनल एक्शन बाय रिमूविंग प्रेजेंट डिफिकल्टीज। अगर किसी इवेंट की वजह से कोई डिफिकल्टी आती भी है तो आपके पास में उसका सॉल्यूशन होगा, आपके पास में ओरिजिनल एक्शन का मतलब है आपके पास में उस डिफिकल्टी के सॉल्व करने के लिए आपके पास सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इट एनेबल्स टू एंटिसिपेट फ्यूचर प्रॉब्लम्स, फ्यूचर में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है आपको पहले से ही पता लग जाएगा, तभी तो आप उसके लिए प्लान बनाओगे। इट विल चेंज द गोल टू सूट इंटरनल एंड एक्सटर्नल चेंजेस। अगर किसी कंटिंजेंट इवेंट की वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंजेस होते हैं, अब चाहे वो इंटरनली हो या एक्सटर्नली हो, किसी कंटिंजेंट इवेंट की वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंजेस होते हैं, तो उन चेंजेस को भी सूट करेगी ये प्लान, क्योंकि आपने चेंज के लिए पहले से ही प्लान बना रखा है। जैसे मेरे एग्जांपल सुनो, मान लो अभी कोई नया सब्जेक्ट ओएम हट गया, इंटर से कोई नया सब्जेक्ट ऐड हुआ, और ये बात पहले से पता है इंस्टीट्यूट को पहले से पता है
कि ओएम हटने वाला है और उसकी जगह कोई नया सब्जेक्ट ऐड होने वाला। तो अगर ये पता है, अच्छा ये हो सकता है कि फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो, वो डिपेंड करता है। लेकिन अगर पहले से ही प्लानिंग कर लेंगे और अगर कुछ चेंजेस होते भी है ना, तो वो चेंजेस को हम आराम से एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी अगर कुछ एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं तो हम उन चेंजेस के लिए रेडी हैं कंटिजेंसी प्लानिंग के कारण। इट एक्सपेरिमेंट विद क्रिएटिव आइडियाज एंड टेक इनिशिएटिव। जब आप कंटिजेंसी प्लानिंग करते हो तो आप फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं, और फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना एक तरह से क्रिएटिवनेस होती है। हर कोई नहीं ढूंढ सकता फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, हर कोई नहीं ढूंढ सकता। फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना मतलब डिसीजन मेकिंग करना। हर कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता। अच्छा, अब जैसे तुम एग्जांपल समझो, अच्छा पॉलिटिकली मत लेना इस चीज को, ठीक है। हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने और की है गलतियां, ऐसे नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेकंड फेज जो सेकंड वेव आई थी कोरोना की, बहुत सारी गलतियां, बहुत सारी गलतियां। लेकिन और जो गवर्नमेंट थी वो कोई भी गवर्नमेंट क्रिएटिव आइडियाज नहीं दे रही। तुम अगर समझोगे तो वो बोलती है, बोला आप लॉकडाउन क्यों नहीं कर रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा बोलती है वो, आप लॉकडाउन करो। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है, जब लास्ट टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया था तो उन्होंने बोला कि आप ये चीज स्टेट पर छोड़ो। अब स्टेट चाहती थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट लॉकडाउन करे। अच्छा, उन्होंने बोला कि आप है ना वैक्सीनेशन को डिसेंट्रलाइज करो, ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट को परमिशन हो वो अपनी वैक्सीनेशन खुद खरीद सकती। अब प्रॉब्लम यहाँ पे स्टार्ट हो गई। प्रॉब्लम ये स्टार्ट हुई कि अगर जैसे मान लो कि मेरे को अगर किसी पे भरोसा करना है ना, मैं स्टेट गवर्नमेंट से ज्यादा भरोसा करूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट पर। इसलिए नहीं क्योंकि बीजेपी कांग्रेस है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो डिसीजन लेगी ना वो केवल स्टेट के लिए लेगी, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है पूरे देश के लिए। तो स्टेट गवर्नमेंट की अगर कोई पॉलिसी फेल होती है ना तो उससे स्टेट को नुकसान होगा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को पता है कि अगर उनकी पॉलिसी फेल होती है तो पूरे इंडिया को नुकसान होगा, तो वो ज्यादा बेटर तरीके से इनिशिएटिव्स लेंगे या वो ज्यादा अच्छी डिसीजन मेकिंग करेंगे स्टेट से। ठीक है, तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो जाती है। अब यहाँ पर अगर आपने कंटिजेंसी प्लानिंग की है तो कंटिजेंसी प्लानिंग करने का फायदा क्या हुआ, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो नए नए आइडियाज। फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स के लिए आप नए नए आइडियाज बना सकते हो और एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ठीक है, इनिशिएटिव्स लेना, कुछ अच्छा करने की कोशिश करना बोला जाता है इनिशिएटिव लेना, यानी आप क्रिएटिव आइडियाज बनाकर उन कंटिजेंट इवेंट से होने वाले प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हो या उनसे होने वाले फायदे को आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो यहां पर है क्रिएटिव, किसी भी गवर्नमेंट ने क्रिएटिव आइडिया नहीं दिया कि आपको ऐसा करना चाहिए, किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं कहा क्रिएटिव आइडिया। अब तुम देखो, समझ, सबको पता था कि सेकंड वेव है और सबको ये भी पता था कि किसान आंदोलन चल रहा है। तुम्हें पता है कि जो दिल्ली का डेथ परसेंटेज है वो इतना ज्यादा क्यों है, और भी महाराष्ट्र में भी केसेस है और यूपी में भी केसेस है, कर्नाटका में भी केसेस है, राजस्थान में भी केसेस है, लेकिन डेथ परसेंटेज दिल्ली का बहुत ज्यादा है। तुम्हें पता है कि इसके पीछे रीजन क्या है, या बस ऐसे ही दिल्ली की पॉपुलेशन ज्यादा है, ऐसा मत बोला, क्योंकि महाराष्ट्र मुंबई की पॉपुलेशन उससे कहीं ज्यादा है, दिल्ली से। ठीक है, तो दिल्ली की पॉपुलेशन ज्यादा है ऐसा कुछ नहीं है। कोई बता सकता है कि उसका रीजन क्या है कि दिल्ली में मॉर्टेलिटी रेट इतनी ज्यादा क्यों, डेथ परसेंटेज इतना ज्यादा क्यों? नहीं, अच्छा मैं बता, दिल्ली दिल्ली में सारे किसान बैठे हुए हैं, ठीक है। ये थ्योरी है, हो सकता है मैं भी गलत हूँ, मेरी थ्योरी है ये, ठीक है, हो सकता है मैं गलत। दिल्ली में बहुत सारे किसान बैठे हुए, ठीक है। अब किसान है ना, आउट ऑफ द यानी आउट ऑफ इंडिया दो जगह पर ज्यादा रहते हैं, एक तो है कनाडा और एक है यूके। ठीक है, तो इंडिया में वो किसान आते जाते रहते हैं, कनाडा और यूके से बहुत आना जाना लगा रहता है कनाडा और यूके। अच्छा, अब है ना एक वेरिएंट था, तुमने नाम भी सुना होगा, यूके का वेरिएंट था कोरोना का। ठीक है, इंडिया में आके वो डबल ट्रिपल म्यूटेशन भी हो चुका है, तुम्हें ये भी पता होगा, तुम अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो, अगर तुम्हें थोड़ी नॉलेज लेने की इच्छा होती है, ट्रिपल म्यूटेशन हो चुका था उसका। ठीक है, अभी तो ट्रिपल म्यूटेशन चल रहा था इंडिया, लेकिन वो म्यूटेट होके आया था, यूके से म्यूटेट होके आया था। अब यूके से म्यूटेट होके आया था तो वो म्यूटेट होके आया था, उसी किसान आंदोलन में आके लोग बैठते थे वहां से,
उनके घर में लोग आते थे यूके से, कनाडा से चलो नहीं आया था, लेकिन यूके से आया था। तो वो लोग फिर जाकर बैठने लगे आंदोलन के अंदर, और वहां से वो फैला दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली और पंजाब के अंदर है ना, सबसे ज्यादा केसेस मिले हैं यूके वेरिएंट, और इसी वजह से डेथ परसेंटेज भी ज्यादा है। मेरे को ऐसा लगता है, ठीक है, मेरी थ्योरी हो सकता है गलत हो, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है। तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, आप क्रिएटिव आइडियाज, इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे। एक भी गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं बोला किसानों को कि आप चले जाओ, एक भी गवर्नमेंट ने नहीं बोला। जबकि और गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट थी वो सब रिलीजियस, कोई भी रिलीजियस इवेंट हो, कोई भी रिलीजियस इवेंट हो, सब उस पर कुछ ना कुछ अपने वहां पे पॉइंट आउट कर रहे थे चीजें। लेकिन एक ने भी नहीं बोला किसानों को कि आप घर चले जाओ, आपकी भी यहाँ पर गैदरिंग है, आपकी वजह से भी कोरोना फैल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। अगर आपको किसी इवेंट की प्लानिंग करनी है ना, तो आपको क्रिएटिव आइडियाज बनाने पड़ेंगे, आपको इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे, और आप इनके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इनके साथ। नेक्स्ट है, इट विल अटेम्प्ट टू शेप द फ्यूचर। अगर आप प्लानिंग करते हो तो आप फ्यूचर को बेटर शेप दे सकते हो, और क्रिएट मोर डिजायरेबल एनवायरमेंट, और फ्यूचर के लिए आप एक अच्छा एनवायरमेंट तैयार कर सकते हो जिसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो। परमिट क्विक रेस्पॉन्स टू चेंज। अगर आपको जल्दी से कुछ चेंज करना है ना, तो भी आप एक्सेप्टेबल हो जल्दी से चेंज करने के लिए, क्योंकि आपने उसकी प्लानिंग पहले से ही कर रखी है। ठीक है, इट प्रिवेंट्स पैनिक इन क्राइसिस सिचुएशन। अगर कभी क्राइसिस सिचुएशन होती है और आपने उसकी पहले से ही प्लानिंग कर ली है, तो पैनिक कम होगा। ऐसा नहीं है पैनिक नहीं होगा, क्राइसिस सिचुएशन में पैनिक होगा, लेकिन अगर आप पहले से ही प्लान बना लेते हो तो पैनिक जो होगा वो कम होगा। और इट मेक मैनेजर्स मोर अडॉप्टेबल टू अनफोर्सीन चेंजेस। अगर मैनेजर को कुछ चेंजेस करने हैं, तो मैनेजर उसके लिए भी रेडी है। इसका मतलब ये, क्योंकि आपने पहले से प्लानिंग कर रखी है, प्रोएक्टिव प्लानिंग है, मतलब आपने इवेंट के अकर होने का वेट नहीं किया, आपने उससे पहले से प्लान बना रखे। तो अगर मैनेजर को भी कुछ चेंजेस करने हैं, तो वो पहले से वो रेडी रहेगा उन चेंजेस को करने के। तो आप एक बार बेनिफिट्स पढ़कर देख लो, और कोई प्रॉब्लम है तो एक बार पूछ लो। सर किसी को कोई भी पॉइंट पूछना है तो पूछ लो। ठीक है, तो ये हो गया अपना सर कंटिजेंसी। हाँ बोलो, बोलो क्या बोल रहे हो। सर ये जो फोर्थ पॉइंट है ना,
सर इस पे आपने भी बताया था ना कि जैसे डेटॉल वगैरह सैनिटाइजर बनाने लग गए। सर अपना गोल वैसे चेंज कर लेना, मतलब पूरी तरीके से थोड़ी चेंज कर सकते हैं ना सर गोल पूरी ऐसे। तरीके से कंटिजेंसी प्लानिंग तुमने पहला कंटिजेंसी प्लानिंग की फर्स्ट स्टेप क्या पढ़ी है? ये जो तुमने स्टेप्स पढ़ी है, कंटिजेंसी प्लानिंग है ना, ऐसी होना चाहिए जो आपकी करंट स्ट्रेटेजी के साथ काम करे। स्टेप नंबर 4 में लिखा हुआ कि ऐसी कंटिजेंसी प्लानिंग होनी चाहिए जो आपकी करंट स्ट्रेटेजी के साथ काम करे। मैंने तुम्हें एग्जांपल देके भी बताया था ना, मारुति महिंद्रा ने वेंटिलेटर्स बनाए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वेंटिलेटर की कंपनी बन गई, ठीक है? वो बनी है, उन्होंने वेंटिलेटर बनाए हैं, लेकिन कुछ कुछ टाइम के लिए वेंटिलेटर्स बनाए, लेकिन वो फ्यूचर में तो वही काम करने वाली है जो उसका एक्चुअल। 2 मिनट वेट करना है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो बेनिफिट में। अब इसके बाद है पोर्टर 5 फोर्सेस फ्रेमवर्क। देखो मैं ना इसका पोर्टर का 5 फोर्सेस फ्रेमवर्क है, इसका मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ तुम्हें। एक्चुअल में होता क्या, क्योंकि काफी लेंथी टॉपिक है, थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, इसका आज तुम आइडिया ले लो, इतना इतना ही कर पाएंगे, ज्यादा नहीं। देखो क्या हुआ, पोर्टर ने ना ध्यान रखना, पॉटर नहीं है ये, पॉटर हैरी पॉटर वाला पॉटर, पोर्टर है। तो पोर्टर ने क्या कहा, पोर्टर ने बोला कि ऐसे कुछ तरीके होते हैं जिनकी वजह से आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को आपके मार्केट में आने से रोक सकते हैं।
कि आपका मार्केट दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के पास में नहीं जाए या आपके मार्केट में कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन एंटर नहीं करे। ऐसे बहुत सारे तरीके, ठीक है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में यानी आपके मार्केट में कोई नई ऑर्गेनाइजेशन एंटर नहीं करे, प्लस ऐसा हो गया कि आप कुछ ऐसा करो कि कोई भी आपके मार्केट कैप्चर नहीं कर सके, कोई भी नहीं कर सके, ठीक है। जिसमें पहला तरीका उसने बताया थ्रेट ऑफ एंट्री। उसने बोला कि मार्केट में इतना थ्रेट पैदा कर दो, इतना डर पैदा कर दो मार्केट के अंदर कि कोई मार्केट में नया प्लेयर एंटर नहीं हो सके। मार्केट में इतना डर पैदा कर दो कि कोई नया प्लेयर एंटर नहीं हो सके, ठीक है। अब थ्रेट ऑफ एंट्री के उससे बहुत सारे अलग अलग तरीके बताए। थ्रेट ऑफ एंट्री का पहला तरीका बताया उसने इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब है आप इतना ज्यादा प्रोडक्शन करो, जैसे चाइना का थ्रेट ऑफ एंट्री आज मार्केट का, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंट्री है ना, कोई भी कंट्री बिना चाइनीज सामान के सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। किसी भी कंट्री का दुनिया में बिना चाइनीज सामान के सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। अपन ऐसा बोलते हैं कि इंडिया में भी कई बार अपन ऐसे आ जाते हैं, भावनाओं में आ जाते हैं और बोलते हैं कि चाइना का सामान बैन कर देना चाहिए, ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए, नहीं मंगाना चाहिए चाइना से सामान, हम खुद का मंगा के खा लेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा होना पॉसिबल नहीं है आज की तारीख में एटलीस्ट, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन आती है चाइना से, बहुत सारे कंप्यूटर पार्ट्स आते हैं चाइना से, ठीक है। बहुत सारे इक्विपमेंट, बड़े बड़े इक्विपमेंट आते हैं चाइना से, एनर्जी इक्विपमेंट आते हैं चाइना से, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आते हैं चाइना से, इलेक्ट्रॉनिक सामान आता है चाइना से। तो आप बंद नहीं कर सकते चाइना, लेकिन चाइना ने इसका फायदा उठाया, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। चाइना ने इतना ज्यादा प्रोडक्शन किया चीजों का। अच्छा, ज्यादा प्रोडक्शन करने से फायदा क्या? ज्यादा प्रोडक्शन करने का फायदा क्या होगा? इकोनॉमी हो जाती है सर। ज्यादा प्रोडक्शन करने से फिक्स कॉस्ट जीरो हो जाएगी। हो जाएगी क्या? फिक्स कॉस्ट पर यूनिट जीरो हो जाएगी या ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी। यस सर। है ना? सिर्फ आपका वेरिएबल का खर्चा लगेगा। अब अगर आप ज्यादा प्रोडक्शन करते हो और फिक्स कॉस्ट को आप ऑलमोस्ट जीरो कर देते हो, तो आपकी कॉस्ट मार्केट में सबसे कम है, आपकी प्राइसेस भी सबसे कम रहेगी। और आपकी प्राइसेस सबसे कम है, जैसे मान लो आज मैंने एक फैक्ट्री लगाई और मैंने उस फैक्ट्री में 10 लाख रुपए खर्च कर दिए। तुम में से भी किसी ने एक फैक्ट्री लगाई और तुमने भी 10 लाख रुपए खर्च कर दिए, ठीक है। मैं बना रहा हूं 1 लाख यूनिट, तो मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी होगी? फिक्स कॉस्ट कितनी हुई मेरी? 1 रुपी पर यूनिट या 10 रुपीज पर यूनिट? अरे 10 रुपीज पर यूनिट हो गई ना। यस एक सर। लाख यूनिट बनाई और 10 लाख कॉस्ट लगी, तो 10 रुपीज पर यूनिट। और मेरी मान लो वेरिएबल कॉस्ट लग रही है 3 रुपए, तो मेरा प्रोडक्ट कितने का पड़ा? एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी पड़ी मेरी? 13। अब मैं इसको प्रॉफिट अर्न करने के लिए 15 रुपए में सेल करूं। ये तो मेरा है। तुमने बनाई 100 लाख यूनिट, 100 लाख यूनिट बना दी, ठीक है। तुम्हारे पास में रिसोर्सेज अवेलेबल है, तुम्हारे पास में पैसे अवेलेबल है, ठीक है, और तुमने बना दी 100 लाख। तो तुम्हारी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी रही? फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी रही तुम्हारी? नहीं पता? 10 पैसे। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी रही तुम्हारी? 10 पैसे तो रही। 10 लाख में 100 लाख यूनिट बना दी, तो 10 पैसे फिक्स कॉस्ट है और 3 रुपए तुम्हारे पे लग रहे हैं, तो तुम्हारी टोटल कॉस्ट कितनी लगी? 3 रुपए 10 पैसे। और तुम उसको बेचोगे 5 रुपए। लोग मेरा 15 रुपए वाला सामान खरीदेंगे, तुम्हारा 5 रुपए वाला सामान। तुम्हारा सामान खरीदेंगे 5 रुपए, ठीक है। दोनों की प्राइस, दोनों की क्वालिटी वगैरह सब कुछ सेम है, उसके अंदर जाना।
तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात करें, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब है इतना ज्यादा प्रोडक्शन करो कि उस मार्केट में कोई भी नया बंदा एंटर नहीं हो सकता, कोई भी नई ऑर्गेनाइजेशन एंटर नहीं हो सकती, तो उसको बोला जाता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो उसकी वजह से क्या होगा, तुम ये सोचो कि भाई मैं तो 100 लाख यूनिट नहीं बना सकता, और अगर मैं 100 लाख यूनिट नहीं बना सकता तो मैं इस बंदे से कंपटीशन नहीं कर सकता, तो मैं उस मार्केट में आऊंगा ही नहीं। रेट ऑफ एंट्री, ब्रांड लॉयल्टी, अपने ब्रांड को इतना बड़ा बना कि लोग आपके ब्रांड के अलावा कुछ खरीदेंगे। जैसे आईफोन जो यूज करने वाले लोग होते हैं, वो दूसरा भी नया फोन भी खरीदेंगे ना, वो आईफोन ही खरीदेंगे ज्यादातर, एक्सेप्शन आर एवरीडे, ठीक है, लेकिन आईफोन यूज करने वाले लोग होंगे ना, वो नया फोन भी खरीदेंगे तो आईफोन ही खरीदेंगे, ठीक है। ब्रांड लॉयल्टी इतनी ज्यादा कर दो, इतना इनोवेशन करो, इतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो कि लोग आपको छोड़ेंगे। एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, अगर आपके पास में कुछ ऐसी चीज है जो सिर्फ आपको पता है, जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया ना, मैगी का मसाला, ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया था, एग्जांपल नहीं है, ये समझो कि मान लो कि मार्केट में कोई नई कंपनी आती है, मान लो मेरी कंपनी मार्केट में नहीं है, तुम्हारी कंपनी 10 साल से चल रही है, मैं मार्केट में सामान लेने जाता हूँ तो मेरे को क्रेडिट पे मिल जाएगा कैसा, मेरे को क्रेडिट पे मिल जाएगा सामान, नहीं मिलेगा ना, शुरुआत में नहीं देता कोई भी क्रेडिट पे सामान, तो मैं अगर क्रेडिट पे सामान नहीं ले सकता तो मेरी लिमिटेड हो जाएगा मेरे पास में, कि मेरे पास 1 लाख रुपए पड़े हुए तो मैं 1 लाख का सामान ले सकता हूँ, 2 लाख रुपए पड़े हुए तो 2 लाख का सामान। अब तुम उस मार्केट में 10 साल से कम कर, तुम्हें क्रेडिट में मिल जाएगा कैसा। यस सर। 1 मिनट वेट करना।
अच्छा ठीक है, देखो क्या है कि मेरे से क्या है कि थोड़ा सा पानी गिर गया था यहाँ पर मेरे इस पर टच पैड पर, तो उस पर पेन चल नहीं रहा है ढंग से। तो अब एक काम करो, सुनो, तुम्हें थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन